तो स्वागत है दोस्तों। में बात करेंगे मेन इंपॉर्टेंट IRFC शेयर के बारे में। इसके अलावा बात करेंगे डिविडेंड और काफी सारे बोनस शेयर के बारे में। इसके अलावा बात करेंगे बाजार पर कि बाजार में रिकवरी होती नजर आई, क्या कारण रहे कि आगे भी बाजार भागेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से करना चाहेंगे, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि आने वाली सारी अपडेट समय अनुसार आप तक पहुंचती रहे। तो फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही चैनल। सबसे पहले तो आपको सभी को बधाई हो क्योंकि रेलवे ने एक नया डिजाइन बना दिया है जहां पर श्री राम जी का ये सिनेरियो हमें इस तरह से देखने के लिए मिल रहा है, जो कि लिखा भी हुआ है और एक इमेज भी बनी हुई है और रंग भी कुछ ऐसा ही बना हुआ है जो कि वाकई में ही काफी अट्रैक्टिव है और अच्छा है। इसके अलावा समझें तो यहाँ पर बड़ी अपडेट्स ये हैं कि बाजार की रिकवरी के क्या कारण हो सकते। देखिए 2025 की तिमाही में भारत की जो GDP ग्रोथ मार्च में 7.4% रही है। इवन की अगर पिछले साल की बात करें तो वो 8.4 थी, लेकिन यह है जो 7.4 रही है इस बार क्यों रही, क्या है बाजार के अनुमानों के करीब रही है। और 2024-25 के लिए GDP ग्रोथ जो है वो 6.5 ही दर्ज की गई थी, जबकि 7.4 आ गई और पिछले साल 9.2% से कम है। और एक्सपर्ट का मानना है कि इन आंकड़ों से घरेलू मांग में मजबूती की झलक मिलती है, जिससे निवेशकों में भरोसा लौटा। योजित फाइनेंशियल सर्विस के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी डॉक्टर VK विजय कुमार ने भी कहा कि GDP की ताजा आंकड़े जो हैं वो उम्मीद से बेहतर हैं, जिससे घरेलू स्तर पर पॉजिटिव सेंटीमेंट बन रहा है। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी भी है और इसी हफ्ते यानी कि 5 और 6 जून को बैठक होने वाली है और उस बैठक से पहले ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ गई है और लगातार 3 महीनों से महंगाई 4% के नीचे बनी हुई है। और एनालिसिस को भी उम्मीद है कि RBI ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए नरम रुख ही अपनाएगा। मनी कंट्रोल के पोल के मुताबिक अधिकतर जो अर्थशास्त्री हैं वो ये कह रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की संभावना जता रहे। ये 2 पॉइंट हमें देखने के लिए मिल रहे हैं और एक तीसरा पॉइंट ये है, सोमवार यानी कि अमेरिका डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 12 पैसे मजबूत होकर, और यह मजबूती घरेलू इकोनॉमी से जुड़े मजबूत संकेतों और डॉलर की कमजोरी के चलते आई, जिससे शेयर बाजार को भी सहारा मिला। तो इन 3 कारणों के कारण बाजार में कुछ रिकवरी होती नजर आई और नो डाउट इसका इंपैक्ट आगे भी हमें देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि 5 और 6 जून को मीटिंग है, उससे पहले भी बाजार में कुछ ना कुछ जो है सिनेरियो चेंज होता नजर आ सकता है। बाकी आगे समझें तो इंपॉर्टेंट अपडेट जो है उसको समझें तो पहले शेयर कर लेते हैं हम बोनस शेयर के बारे में। देखिए बोनस और डिविडेंड का ऐलान होता नजर आया है, ब्रोकरेज ने टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है। बात कर लें संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल कंपनी की तो चौथी तिमाही के नतीजों में शेयर धारकों के लिए बोनस शेयर और फाइनल डिविडेंड की घोषणा के बाद ICICI सिक्योरिटीज ने संवर्धन मदरसन के शेयरों पर खरीद रेटिंग बनाए रखी और टारगेट प्राइस ऑल्सो बढ़ाया। सो वैसे तो कहा जा रहा है ICICI सिक्योरिटीज की तरफ से कि चुनौतीपूर्ण मैक्रोस के बावजूद क्वार्टर 4 में एक लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है प्रदर्शन दर्ज की गई और उभरते हुए सेगमेंट मजबूत स्थिति में। ब्रोकरेज ने कहा हल्के वाहनों की मांग का माहौल अभी भी सुस्त बना हुआ है, लेकिन मदरसन प्रीमियमाइजेशन या हाइब्रिडाइजेशन के नेतृत्व वाली कंटेंट ग्रोथ और हाल के अधिग्रहणों यानी कि जो कंपनियों के ओनरशिप से क्रॉस सेलिंग के अवसरों के कारण अनहित उद्योग के बेहतर प्रदर्शन करना जारी रखता है। ब्रोकरेज ने कहा कि संवर्धन मदरसन के गैर ऑटोमोटिव व्यवसाय में भी मजबूत वृद्धि जारी रहने की उम्मीद और गैर ऑटोमोटिव व्यवसाय में भी उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स एरोस्पेस शामिल हैं। और मैक्रोज को देखते हुए चुनौतीपूर्ण ICICI सिक्योरिटीज ने कहा है कि संवर्धन मदरसन की अधिग्रहण पाइपलाइन भी हेल्थी बनी हुई है और ICICI सिक्योरिटीज ने 25 से 27 के दौरान 11 से 17% का रिवेन्यू और EBITDA CAGR बना रहा है। और ब्रोकरेज ने संवर्धन मदरसन के शेयरों पर बाई रेटिंग बनाए रखी और टारगेट प्राइस को 160 से 185 कर। डिविडेंड की बात कर लें तो यहां पर 0.35 पैसे का फाइनल डिविडेंड देने की सिफारिश है। 23 जून को रिकॉर्ड डेट निर्धारित की गई है और डिविडेंड भुगतान तिथि पर मदरसन ने कहा है कि फाइनल डिविडेंड AGM में घोषित किया जाता है तो घोषणा की तारीख से 30 दिनों के अंदर यानी कि 26 सितंबर 2025 को या उससे पहले पेमेंट जो है वो आती नजर आएगी, क्योंकि जो मीटिंग है वो 28 अगस्त की बात यहाँ पर कही जा रही है। वहीं पर बोनस की बात कर लें तो 1.2 रेशो के हिसाब से यानी कि ₹1 के फेस वैल्यू वाले प्रत्येक 2 शेयरों के बदले ₹1 फेस वैल्यू का बोनस शेयर जारी किया जाए। तो यहाँ पर 1.2 रेशो के अकॉर्डिंग एक बोनस यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। फाइलिंग में क्या कहा गया है, 29 मई को आयोजित जो बैठक हुई है सिफारिश की और यहाँ पर बोनस दिया जाएगा
और बोनस शेयर आपको पता है शेयर धारकों की मंजूरी के अधीन है। सो एजीएम में यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा और नियत समय में की जाएगी। बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट की घोषणा अभी यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रही। सो क्वार्टर 4 में कंपनी ने काफ़ी अच्छा जो है 1050 करोड़ का लाभ दर्ज किया, जो कि 2023-24 में 880 करोड़ के करीब था। सो 19% अधिक देखने के लिए मिला। और अगर रेवेन्यू की बात कर लें तो 29,317, एक साल पहले 27,666 करोड़ पर बढ़कर 29,317 करोड़ रुपए हो गई। और 3803 करोड़ का पीटी भी पोस्ट किया, जो कि 2023-24 में 2716 करोड़ की तुलना में 40% गया। और कंपनी का राजस्व की बात कर लें तो 98,692 करोड़ से 1,13,663 करोड़ होता है। तो एक अच्छी मजबूत वृद्धि देखने के लिए मिली। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इसके टारगेट प्राइस को बढ़ाया और साथ में कंपनी बोनस और डिविडेंड की बात भी। चलिए बात कर लेते हैं आईआरएफसी में। पिछले कुछ वर्षों में भारत में रेलवे शेयरों में तेजी आई है, जिसका श्रेय बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, नेटवर्क के विस्तार, यात्री सेवाओं में सुधार और हाई स्पीड ट्रेनें शुरू करने के लिए सरकार के प्रयासों को आता है। वे के कई शेयरों ने न केवल मल्टीबैगर रिटर्न दिया बल्कि वास्तव में बहुत कम समय में कई गुना रिटर्न दिया, जिसके परिणाम स्वरूप निवेशकों को धन लाभ हुआ। दलाल सटरीट के सबसे चर्चित शेयर बन गए। ऐसा ही एक रेलवे स्टॉक आईआरएफसी, जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी देखने के लिए मिली। रेल मंत्रालय के अधीन आईआरएफसी ने जनवरी 2021 में दलाल सटरी में अपनी शुरुआत। म्यूटेड लिस्टिंग के बाद आईआरएफसी के शेयर 2 साल तक साइडवेज रहे और 2022 के अंत तक आईआरएफसी के शेयरों में तेजी आनी शुरू हुई। 2023 के मध्य तक अचानक तेजी आने के बाद इसने लोगों का ध्यान खींचा और जब इसने 50 रुपए का आंकड़ा पार कर लिया और मल्टीबैगर रिटर्न। आईआरएफसी के शेयरों में तेजी यही नहीं रुकी बल्कि शेयर में 900% की उछाल आई और आईआरएफसी के शेयरों ने 15 जुलाई 2024 को 229 रुपए का उच्चतम स्तर छुआ, जबकि आईपीओ के शेयर में इशू प्राइस 26 रुपए था। और इस मशहूर रेलवे स्टॉक में तेजी में मुनाफा वसूली देखी गई, जो अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने के कुछ ही महीनों के भीतर एक समय में 50% से अधिक गिर गया। देखिए मेन पॉइंट को समझें तो यहाँ पर 5 पैसा के जो सीनियर रिसर्च एनालिसिस हैं सचिन गुप्ता, उनके द्वारा यहाँ पर कुछ कहा जा रहा है मार्केट एक्सपर्ट की नाव के शो पर कि पिछले 1 साल में प्रदर्शन को देखें तो रेलवे शेयरों में काफी गिरावट आई है। अगर नजरिया लंबा समय का है तो होल्ड करने का सुझाव ये दे रहे हैं। नजरिया अल्पवादी का है तो तकनीकी रूप से आईआरएफसी शेयरों में तेजी अभी शुरू ही हुई है। ऊपर की ओर मुझे आईआरएफसी के शेयरों में 148 से 155 रुपए के दायरे में पहुंचने की संभावना दिख रही है और स्टॉप लॉस 125 रुपए पर बनाए रखें, ऐसा यहां पर इनका कहना है। अभी ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो मार्केट ही तय करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक और बड़ी अपडेट आई है। लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग जो है रेल कार्गो में दूसरे स्थान पर, भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा लोकोमोटिव निर्माण। रेल मंत्रालय भारत को दुनिया के अग्रणी रेलवे निर्माताओं में स्थान दिलाने के लिए मिशन मोड में काम कर रहा है। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारतीय रेलवे अपने प्रयासों को तेज कर रहा है। नेशनल ट्रांसपोर्टर कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। रेलवे स्टेशनों के पुनः विकास और नई ट्रेनें शुरू करने से लेकर बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, नई लाइन निर्माण, दोहरीकरण परियोजनाएं माध्यम से रेल नेटवर्क का विस्तार करना और रेल मंत्रालय भारत को दुनिया की अग्रणी रेलवे में स्थान दिलाने के लिए मिशन मोड में भी काम कर रहा है। और इस बीच भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकोमोटिव निर्माता बनकर उभरा। 30 मई को सीआईआई के एक इवेंट में बोलते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि देश ने पिछले साल 1600 लोकोमोटिव का प्रोडक्शन किया, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक उत्पादन का आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में प्रमुख मील के पत्थर हासिल किए। 1612 मीट्रिक टन माल ढुलाई क्षमता के साथ रूस और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा माल ढुलाई रेलवे बना। और यह भी कहा कि सड़कों पर दबाव और CO2 उत्सर्जन में कमी 95% की कमी आती नजर आई और तेल आयात से भी बचत हुई। और राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर ने अगले 3 वर्षों में सभी पुराने कोचों को नए कोचों से बदलने का भी लक्ष्य रखा। वैष्णव जी ने कहा, पिछले 10 साल में हमने 41,000 LPG कोच बनाए। अब अगले 3 साल में हम पूरे रेल नेटवर्क में सभी पुराने कोचों को नए कोचों में बदलेंगे। तो काफी अच्छी अपडेट रेलवे के शेयरों के लिए आती नजर आ रही है। आगे भी मैंने कंसेप्ट समझाया है जिसमें मैंने 6 शेयरों के बारे में भी साथ में डिस्कशन की है, तो वो तो सिर्फ 1 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन क्या सिनेरियो है उससे पहले वो समझने वाला है। देखिए वैसे तो रेलवे स्टॉक्स पर अपडेट्स आती ही रहती हैं, लेकिन इस वीडियो में हम मेन इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे आईआरएफसी के ऊपर और साथ में कुछ डिविडेंड स्प्लिट और काफ़ी सारे बोनस शेयर पर भी बात करेंगे और कुछ और रेलवे स्टॉक्स हैं जिन पर हम स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे। ये समझना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर रेलवे के शेयरों पर आपकी भी इन्वेस्टमेंट है या फिर आप करने की सोच। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से करना चाहूँगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सारी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूँ आपका दोस्त करण, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल। देखिए
रेलवे पीएसयू स्टॉक है, बड़े कमाल के एक्सपर्ट्स ने दी है खरीदने और बेचने की सलाह। क्या आपने खरीदा? तो यहाँ पर ये पॉइंट ये उठाते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि रेलवे कई भागों वाले एक पूरे सिस्टम की तरह काम करती है। जब किसी रेलवे प्रोजेक्ट की घोषणा की जाती है तो एक कंपनी पैसे मुहैया कराती है, यानी कि आईआरएफसी क्या करती है, ऋण देती है, पैसा मुहैया भी करवाती है। दूसरी कंपनी विशेषज्ञ सलाह देती है और अन्य कंपनियां ट्रेन की पटरियां, स्टेशन, बिजली की लाइनें, ट्रेन के डिब्बे बनाने का काम करते हैं। इसीलिए जब सरकार रेलवे को ज्यादा पैसा देती है तो इससे सिर्फ एक कंपनी को ही नहीं फायदा होता, इसकी जगह इसमें शामिल सभी कंपनियां एक साथ फायदा उठाती है। तो ये पॉइंट रेलवे के लिए समझना काफी इंपॉर्टेंट है कि रेलवे स्टॉक्स के लिए सारी ही कंपनियों को उस चीज का फायदा मिलता है जब गवर्नमेंट यहाँ पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट निकालती है। अब जरूरी नहीं है कि एक कंपनी मान लो वैगन्स का काम है 3 कंपनियों का, तो एक कंपनी के पास ऑर्डर आने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। इसी तरह से सवाल उठता है कि रेलवे का जो इकोसिस्टम है, क्या सरकार का अभी भी वो महत्वपूर्ण है? तो उसका जवाब है हाँ, क्योंकि अगर सरकार इस इकोसिस्टम पर ध्यान केंद्रित करना और इसका समर्थन करना जारी रखती है तो यह समझ में आता है कि इसमें शामिल कंपनियों को अपने कारोबार में वास्तविक वृद्धि दिखनी चाहिए। इन कंपनियों की वैल्यूएशन कितनी है और एक्सपर्ट इनके बारे में क्या सोचते हैं। एक्सपर्ट बहुत आशावादी नहीं है, लेकिन ध्यान रखें विशेषज्ञ अक्सर सरकारी स्वाति वाली कंपनियों के बारे में गलत साबित होते हैं, क्योंकि उनके लिए सरकारी नीतिगत बदलावों की भविष्यवाणी करना मुश्किल होता है, जो रेलवे और रक्षा जैसे क्षेत्रों को बहुत प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन देखें तो स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए 2022 की शुरुआत पर नजर डालें तो कोई भी विशेषज्ञ लोगों को रेलवे स्टॉक खरीदने का सुझाव नहीं दे रहा था, लेकिन 2023 के मध्य तक कुछ लोगों ने उन्हें सलाह देना शुरू किया और 2024 की शुरुआत तक रेलवे स्टॉक बहुत लोकप्रिय हो गए और उन पर बहुत ध्यान दिया जाने लगा। रेलवे कंपनियों के फंडामेंटल को देखें तो खास तौर पर उनकी ऑर्डर बुक तो वे 3 साल पहले की तुलना में अब बेहतर स्थिति में, और इनमें से ज्यादातर कंपनियां मुख्य रूप से रेलवे सिस्टम के भीतर बुनियादी ढांचा बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करती हैं। तो रेलवे लाइनों के निर्माण, इलेक्ट्रिफिकेशन और रेलवे स्टेशनों को विस्तार उन्नत करने के लिए कितने नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। अगर इसमें शामिल कंपनियां अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और उनकी बिक्री बढ़ रही है तो उनके ऑपरेशन से बेहतर मुनाफा हो रहा है। काफी सारी कंपनियां हैं जो यहां पर अच्छा करती नजर आ रही हैं। स्टॉक रिपोर्ट प्लस के आधार पर बनाया गया है और लिस्ट में हमने उन स्टॉक को शामिल किया है जिसको लेकर एक्सपर्ट्स खरीदने और बेचने की सलाह। सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो वो है आईआरसीटीसी। इस पीएसयू स्टॉक पर 7 एक्सपर्ट्स ने बाइंग की कॉल दी है। उन्हें कहना है कि स्टॉक आने वाले समय में 55% तक बढ़ सकता है। मार्केट कैप की बात करें तो 61,976 करोड़ रुपए। पीएसयू स्टॉक राइट्स की बात करें तो 5 एक्सपर्ट्स ने बाय कॉल दी है और आने वाले समय में 18% की तेजी देखी जा सकती है और 13,668 करोड़ रुपए मार्केट कैप है। इकॉन की बात करें तो 3 एक्सपर्ट्स ने सेल की कॉल दी है, यानी बेचने की, और कहना है कि स्टॉक आने वाले समय में केवल 6% ही बढ़ सकता है। कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 18,133 करोड़। रेल विकास निगम की बात करें तो 2 एक्सपर्ट्स ने यहां पर स्ट्रॉन्ग सेल की बात करी है, यानी कि बेचने की। स्टॉक आने वाले समय में 22% तक गिर सकता है और मार्केट कैप 87,133 करोड़ रुपए है। रेलटेल की बात कर ले तो एक्सपोर्ट ने 2 स्ट्रॉन्ग सेल की बात की। आने वाले समय में 33% गिरने की बात कही जा रही है। 12,937 करोड़ की मार्केट कैप स्टॉक की। पीएसयू स्टॉक एक्सपर्ट की बात करें आईआरएफसी में तो 1 एक्सपर्ट है जिन्होंने स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल दी है, यानी कि बेचने की, और आने वाले समय में 64% तक गिर सकता है, यानी कि अपने 100 के लेवल के नीचे आ सकता है और इस मार्केट का कैप 1,82,763। तो इस तरह से कुछ रेलवे स्टॉक्स पर एनालिसिस का कहना है। अब देखिए होगा क्या, ये तो मार्केट तय करेगी। फाइनली काफी बड़ी अपडेट्स रेलवे के स्टॉक के लिए आती हमें नजर आ रही हैं, जिसका फायदा आने वाले समय में रेलवे स्टॉक्स को मिलता नजर, क्योंकि आर्थिक मामलों को मंत्रिमंडलीय समिति ने 7,000 करोड़ रुपए की रेल और सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जहां पर महाराष्ट्र में और एमपी में करीब 3400 करोड़ रुपए की लागत वाली मल्टी ट्रैकिंग रेल परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, जबकि बाड़मेर से नलौर तक 4 लेन वाले राजमार्ग की अनुमानित लागत कम से कम 3653 करोड़ रुपए। तो एक बड़ी अपडेट हमें आती नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री रेल अश्विनी वैष्णव जी ने बुधवार को नई दिल्ली में कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान यहां पर अपडेट्स दी हैं, जहां पर 7,000 करोड़ से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जहां पर मल्टी ट्रैकिंग रेल परियोजनाएं शुरू की जाएंगी और 2029-30 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा मेन पॉइंट को समझे तो मंजूर की हुई बहु ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं में मध्य प्रदेश में लाइन चुगनी करना,
तीसरी और चौथी रेल लाइन का निर्माण करना, जहां पर इसके साथ साथ आरवीएनएल स्टॉक को भी बेनिफिट मिलता नजर आ सकता है। क्योंकि देखिए जैसे जैसे गवर्नमेंट है ना बजट मेन अपना बढ़ाती रहेगी, पैसा रेलवे के लिए लगाती रहेगी, वैसे वैसे रेलवे से रिलेटेड कंपनियां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑर्डर तो एक उम्मीद के साथ ही हम कह सकते हैं कि किसी कंपनी का कोई बिजनेस है तो उसको ऑर्डर मिलने के चांसेस रहेंगे। और आरवीएनएल की एक खासियत है कि वो हमेशा कम बोली में ऑर्डर को खरीदती है। और फिर बाकी अगर रेलवे के स्टॉक्स जैसे आरवीएनएल या आईकॉन अगर काम कर रहे हैं तो आईआरएफसी का बेनिफिट क्या है, आईआरएफसी को बेनिफिट क्या है, आईआरएफसी यहाँ पर लीज पर लोन दे रही है, उसका सबसे बड़ा मोटिव यही है। देखिए दोनों परियोजनाओं में 4 जिलों को कवर करेंगे और रेल मेट्रो में 176 किलोमीटर की दूरी जोड़ी जाएगी और इस परियोजना से 784 गांवों तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिसकी आबादी करीब 20 लाख के करीब है। अश्विनी मैशवनी के अनुसार ये कोयला, सीमेंट, क्लेकर, जिप्सम, फ्लाई ऐश, कंटेनर, कृषि वस्तु और पेट्रोलियम उत्पाद जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक मार्ग है। क्षमता वृद्धि कार्यों के परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 18.5 मिलियन टन यानी कि एमटीपीए के अतिरिक्त माल यातायात होगा। तो ये भी एक बड़ी अपडेट यहाँ पर इन्होंने बताई। और एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा है कि पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा कुशल परिवहन का साधन होने के कारण जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की रसद लागत को कम करने और तेल आयात यानी कि 20 करोड़ लीटर को कम करने और CO उत्सर्जन 99 करोड़ किलोग्राम को कम करने में मदद मिलेगी। तो इसी तरह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग अमाउंट्स यहाँ पर बड़ी परियोजनाएं हमें रेलवे में देखने के लिए मिल रही है, जिसका इम्पैक्ट हमें स्टॉक्स पर भी देखने के लिए मिल सकता है। इस सही समय पर एक अपडेट हमें देखने के लिए मिली है, जबकि स्टॉक अपने चरम सीमा पर यानी कि अपने जो हैं रेजिस्टेंस के करीब इंपॉर्टेंट खड़े हैं इस समय। अगर वो होल्ड करके उसको ब्रेकआउट्स करते हैं रेलवे के काफ़ी सारे शेयर्स जो हैं, तो आगे हमें अच्छा सिनेरियो भी देखने के लिए मिल सकता है। अदरवाइज अगर वहां से डिक्लाइन होता है तो नीचे की तरफ सेलिंग का प्रेशर भी बन सकता है। दोनों ही चीजें साथ में हैं, लेकिन ये अपडेट रेलवे के लिए काफी अच्छा काम करती नजर आ सकती है, जिसका इंपैक्ट हो सकता है मंडे ट्यूसडे को ही बाजार में देखने के लिए मिले होगा। यानी ये तो मार्केट ही खैर तय करेगी, बट इनके द्वारा ऐसा बताया जाए। और उसके अलावा समझ लें तो एक नई अपडेट एनडीवी पर देखने के लिए मिल रही है। पीएम गति शक्ति योजना एमपी को मिली नई रेल परियोजनाएं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, जहां पर 24,208 करोड़ की कुल लागत की बात कही जा रही है। अश्विनी वैष्णव जी ने बताया है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में 4 प्रमुख रेलवे परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनकी कुल लंबाई 565 किलोमीटर और कुल लागत 24,208 करोड़ आंकी गई है, जिसमें मनमान, भुसवाल काफी सारे जो है, प्रयागराज, तीसरी रेल लाइन, चौथी रेल लाइन, तो काफी सारी नई रेल लाइनें और उनके 7 किलोमीटर और अमाउंट भी बताई जा रही है कि कितना पैसा किस प्रोजेक्ट पर लगता नजर आएगा। अगर इस मेन पॉइंट पर लागत के बाद क्या बेनिफिट मिलेंगे, तो इस परियोजना के माध्यम से 22 लाख मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार सृजन होगा। यूटी यानी कि उत्सर्जन में पहले ही वर्ष लगभग 38 करोड़ किलोग्राम की कमी आएगी, जो लगभग 1.5 करोड़ पेड़ों के बराबर। तो एक बड़ी अपडेट हमें यहाँ पर अश्विनी वैष्णव द्वारा आती नजर आई, जहां पर सरकार बड़ा निवेश करेगी और रेल मंत्री जी ने इसकी जानकारी दी। 3 नई रेलगाड़ियों की सौगात अलग से मिलती नजर आई है, जो कि यहाँ पर एक बड़ी अपडेट हमें देखने के लिए मिल रही है। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट रेलवे के लिए फंड निकालती रहेगी, इन्वेस्टमेंट करती रहेगी, तो रेलवे कंपनियों के लिए वो बेनिफिशियल ही है। एलआईसी ने चुपचाप 3 नए स्टॉक जोड़ दिए, उसे क्या पता है जो हमें नहीं। तो एलआईसी शायद ही कभी बाजार को चौंकाती है। भारत के सबसे बड़े और सबसे रूढ़िवादी संस्थागत निवेशकों में से एक रूप में यह पश्चिम नामों के साथ रहना पसंद करता है और सिर्फ बुनियादी बातों और पूर्वानुमानित नकदी प्रवाह के साथ परिपक्व व्यवसाय है। मार्च के शेयर होल्डिंग डेटा में एलआईसी ने चुपचाप अपने पोर्टफोलियो में 3 नई कंपनियां जोड़ी हैं। सभी पहली बार शामिल की गई हैं और कोई भी आकर्षक या नई सूचीबद्ध नहीं है, बस अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रही स्थिर कंपनियां। बात कर लेते हैं आईआरएफसी की। तो भारतीय रेलवे की वित्तीय शाखा जो इसकी विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन जुटाने के लिए जिम्मेदार है और प्राथमिक कार्य भारतीय रेलवे की ओर से इंजन, यात्री कोच और वैगन खरीदने के लिए धन जुटाना और साथ ही रेलवे परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है। तो 4-5 पॉइंट है, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। आईआरएफसी सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थाओं जैसे आरवीएनएल और आईकॉन को ऋण देता है, लोन देता है और 31 मार्च 2025 तक आईआरएफसी के पास 4.6 ट्रिलियन की प्रबंधन के तहत संपत्ति यानी कि एयूएम थी, जिसमें से 99% रेल मंत्रालय से प्राप्तियां थी। 4.6 ट्रिलियन की प्रबंधन के तहत एयूएम की बात कही जा रही है, जिसमें से आरवीएनएल और इनकॉन को भी ऋण जो है दिया गया है। वहीं पर इतनी अधिक संधारणा जोखिम भी पैदा करती है और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में रेल मंत्रालय आईआरएफसी को अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के बारे में सूचित भी करता है, जिसे आईआरएफसी बाजार उधार के माध्यम से पूरा करता है और इस प्रकार इस पोर्टफोलियो
संकेंद्रण का अर्थ है कि IRFC का विकास पूरी तरह से इन बजटीय संस्थानों पर निर्भर है और यह जोखिम IRFC के स्थिर AUM में स्पष्ट है, यानी कि 2023 और 24 में 4.6 ट्रिलियन। क्योंकि देखिए सरकार ने कोई भी जो है नया अतिरिक्त वित्तीय संसाधन आवंटित नहीं किया, सो इसके अनुरूप IRFC की जो कुल उधारी भी 4.1 ट्रिलियन यानी कि 31 मार्च 2025 तक 4.1 ट्रिलियन पर स्थिर रही है उधारी। वित्त वर्ष 25 के लिए वृद्धिशील स्वतंत्र केवल 73 बिलियन था, 73 बिलियन। लेकिन वहीं पर इसी अति निर्भरता को कम करने के लिए IRFC ने उन संस्थाओं को वित्त पोषित करके विविधीकरण की योजना बना रहा है और भारतीय रेलवे के साथ आगे या पीछे का संबंध है। यह वर्तमान में इसी विविधीकरण का समर्थन करने के लिए, मतलब कि उसको अपग्रेड करने या बढ़ाने के लिए, उसका सपोर्ट करने के लिए सिस्टम और प्रक्रियाएं स्थापित कर रहा है। क्योंकि देखिए जैसे दुबे जी ने काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट्स दी थी जो हमने आपके साथ शेयर करी थी, और स्थिर AUM के साथ IRFC की जो वित्तीय स्थिति में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। क्योंकि वित्त वर्ष 25 में जो शुद्ध ब्याज आय है वो 2% बढ़कर 67.7 बिलियन हो गई है और जो शुद्ध ब्याज मार्जिन है उसमें भी 4 आधार अंकों की वृद्धि के साथ 1.42 का सपोर्ट मिला है। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि IRFC अपनी रिटर्न कैसे कमाता है। और वहीं पर ये लागत है प्लस मॉडल का पालन करता है, मतलब कि जो अपनी उधारी लागत है, हो सकता है कुछ समझ ना आ रहा हो या फिर कुछ मतलब बोरिंग टाइप हो, लेकिन ये देखिए पॉइंट तो जो है वो तो बदलने नहीं वाले, लेकिन कुछ तो समझ आ रहा होगा इन पॉइंट्स में आप। देखिए जब लागत पल्स मॉडल का पालन करता है और अपनी उधारी लागत पर मार्क अप अर्जित भी करता है, मतलब कि रेल मंत्रालय के साथ MOR के साथ समझौते के तहत, जो रेल मंत्रालय के साथ MOR यानी कि समझौते के तहत रेलवे IRFC को अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाता है, जिसमें फंड की लागत और सहमत मार्जिन शामिल होता है। और अगर बात करें पिछले वर्ष की तुलना में शुद्ध प्रॉफिट की, तो 1.4% बढ़कर 65 बिलियन हो गया, यानी कि 0.1% ही सुनिश्चित करते हैं और इसका लाभ मोटे तौर पर इसकी शुद्ध आय ब्याज के अनुरूप बना रहे। इसके अलावा समझे तो देखिए कंपनी की जो कुल संपत्ति पर रिटर्न है 25 में और 24 दोनों के लिए 1.3 अपरिवर्तित रहा है। तो रेल मंत्रालय ने वित्त वर्ष 26 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया और जिसका अर्थ है कि वित्त वर्ष 26 में वृद्धि स्थिर रहने की संभावना है। तिमाही में LIC की बात कर लें तो IRFC में 1.5% हिस्सेदारी खरीदी है LIC ने, क्योंकि देखिए मूल्यांकन के दृष्टिकोण से समझें तो IRFC फिलहाल 3.5 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर मल्टी पर कारोबार कर रहा है, जो 4 साल के औसत पर 1x से अधिक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर समझी कि रेल मंत्रालय के साथ जो समझौता हुआ है उसमें अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाता है और जिसमें फंड की लागत और सहमत मार्जिन भी शामिल होता है। इसके अलावा देखिए 26 में कोई वृद्धि स्थिर रहने की संभावना बनती नजर आ रही, क्योंकि कोई भी लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं होता नजर आ रहा। बाकी दुबे जी ने जो स्टेटमेंट्स दी थी वो आप अलग से समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट्स भी काफ़ी अच्छी दी गई हैं, आगे भी मैंने शायद डिस्कस करी हुई हैं। इसके अलावा देखिए AUM पे हमने बात करी है कि कंपनी का इस समय उधारी बहुत है, जो कहीं ना कहीं जोखिम भी पैदा करती है। लेकिन ये अलग बात है कि फिलहाल मतलब जो समझते हैं सिस्टम को, क्योंकि भारत आपको पता है गवर्नमेंट का फोकस रेलवे पर बना रहता है, तो जिस वजह से यहाँ पर अगर गवर्नमेंट पैसा लगाती रहेगी रेलवे पर तो कहीं ना कहीं इन कंपनियों को भी बड़ा फायदा इन फ्यूचर मिलता नजर आ सकता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर समझे तो कंपनी हर साल करीब 2 डिविडेंड देती नजर आ रही है। 2023 में 2 डिविडेंड मिले, 2024 में 2 डिविडेंड मिले और फिलहाल 25 अभी चल रहा है तो 1 डिविडेंड देखने के लिए मिल चुका। एक्सपेक्टेशंस हैं कि आगे भी नवंबर दिसंबर या नवंबर के करीब या अक्टूबर के करीब 1 डिविडेंड और आता नजर आ सकता है। म्यूचुअल फंड की बात कर लें तो अप्रैल मंथ के म्यूचुअल फंड डाटे के अपडेट के अकॉर्डिंग 4,08,000 के स्टॉक्स का करीब चेंज हुआ है। 49 म्यूचुअल फंड ने बाय किया है, 13 म्यूचुअल फंड ने सेल किया है। खरीदने वाले ज्यादा हैं और मजे की बात यहाँ पर यह है कि नवंबर और दिसंबर में काफी अच्छी बाइंग म्यूचुअल फंड ने IRFC द्वारा करी थी IRFC में, लेकिन जन फेब या मार्च इन तीनों में बिकवाली ज्यादा देखने के लिए मिली, कोई बड़ी बाइंग नहीं है। इस बार जरूर फिर अप्रैल मंथ में कुछ बाइंग हमें आती नजर आई है, जितनी की बाइंग करीब फेब में भी आती नजर आई थी। सो देखा जाए तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं हुई, कुछ ना कुछ खरीदारी ही बढ़ाई गई है म्यूचुअल फंड द्वारा शेयर होल्डर्स IRFC में। वहीं पर ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी की बात करूं तो 1,78,000 स्टॉक्स की करीब बाइंग कर डाली है और इनके पास पहले से ही 54 लाख से ज्यादा के स्टॉक्स की क्वांटिटी पड़ी हुई थी। UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 76,000 के करीब स्टॉक्स की बाइंग करी और 39,12,000 स्टॉक्स करीब पहले ही इनके पास थे। मिराई एसेट ने भी 64,000 स्टॉक्स की बाइंग करी है, जबकि पहले 4.5 लाख के करीब स्टॉक पड़े थे। SBI निफ्टी ने भी 41,000 स्टॉक्स की बाइंग करी, जबकि 12.5 लाख के करीब क्वांटिटी पहले भी पड़ी हुई थी। मेन पॉइंट समझे तो अभी फिलहाल एक नई पॉइंट अपडेट होता नजर आ रहा है, वो है क्रेडिट रेट। तो क्रेडिट रेटिंग जो है यहाँ पर अपडेट होती नजर आ रही है आज 31 मार्च 2025 तक, जहां पर डोमेस्टिक लेवल पर AAA की रेटिंग
तीन कंपनियों द्वारा बड़ी दी जा रही है, लॉन्ग टर्म की भी और शॉर्ट टर्म में A1+ यहाँ पर रेटिंग देखने के लिए मिल रही है। इंटरनेशनल तक की बात करें, मूडीज द्वारा, स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच और जापानीज क्रेडिट रेटिंग द्वारा भी B+ यहाँ पर करीब करीब रेटिंग जो है देखने के लिए मिल रही है, Baa3। तो एक अच्छी रेटिंग हमें IRFC में देखने के लिए मिल रही है। एज बोरिंग्स की बात करें तो भी यहाँ पर एक अच्छा सिनेरियो हमें डिवर्सिफाई होता फंडिंग का नजर आ रहा है। पॉइंट यहाँ पर समझे तो कंपनी ने NTPC फाइनेंस लीज किया है, सैंक्शन किया है 700 करोड़। सेकंड, यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ भी एक बड़ी पार्टनरशिप होती नजर आई। MOU हुआ है REMEC के साथ, जहाँ की रेलवे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। फिर यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी पर भी काफी बड़ी फंडिंग करी गई है, जहां पर 5000 करोड़ लोन किया गया है NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। ब्रोकिंग फाइनेंस पर भी कंपनी 1 होती नजर आई है, लोएस्ट बीट लगाती नजर आई 3167 करोड़ की। इसके अलावा भी समझे तो फिलहाल NTPC रिन्यूएबल एनर्जी और NTPC दोनों के साथ ही सैंक्शन करती 5700 करोड़ तक नजर आई है, जो टोटल सैंक्शन हुआ है। वहीं पर डिस्बर्समेंट्स की बात कर लें तो 732 करोड़ देखने के लिए 12.8% का सेक्शन अमाउंट देखने के लिए मिल रहा है। ये काफी की पॉइंट्स रहे हैं Q4 की रिजल्ट से पहले, जो हमें यहाँ पर फिलहाल देखने के लिए कंपनी में मिले हैं, और एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर बनता नजर आया है कंपनी। यहाँ पर अश्विनी वैष्णव जी ने अगले 2 से 3 वर्षों में 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और 200 वंदे भारत तक की यहाँ पर निर्माण के लिए ट्रेनों की बात यहाँ पर कही। इसके अलावा समझे तो यहाँ पर 2025-26 के बजट में जो भारतीय रेलवे के उन्नयन पर सरकार का ध्यान जारी है, 2.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया और वैष्णव जी ने 4.6 लाख करोड़ रुपए की नई परियोजना पर भी प्रकाश डाला। देखिए, जब रेलवे पर बड़ी इन्वेस्टमेंट होती रहेंगी तो रेलवे की कंपनियों को उनका बेनिफिट मिलता ही रहे। अगर इस बात को शॉर्ट में समझेंगे तो भी एक ही लाइन बनती है, लंबे में समझेंगे तभी एक बात बनती है। अगर गवर्नमेंट का, सरकार का निवेश पूंजीगत रेलवे पर बढ़ता है तो नो डाउट रेलवे से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों पर ही कैसे ना कैसे करके इफेक्ट जरूर पड़ता है, क्योंकि कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कोई ना कोई कर्म, कोई ना कोई कार्य कंपनी कर रही है। ये हमको पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी जो है, जो हम इस पर निवेश कर रहे हैं, उसका बिजनेस जो है वो बिजनेस उससे रिलेटेड है या नहीं। तो IRFC का सबसे बड़ा मेन सिनेरियो क्या रहता है आपको पता है, पेपर देना, नई परियोजना। अब कंपनी नवरत्न स्टेटस पर भी है, 1000 करोड़ तक का खुद का डिसीजन ले सकती है और काफी सारी एडवांटेज भी हैं, जो अभी यहाँ पर आगे दुबे जी ने जो कहा है वो मैंने शेयर किया हुआ, जिससे काफी चीजें क्लैरिटी से पता चलती हैं। अगले 4 से 5 वर्षों में पूरा हो जाएंगे और इन परियोजना में नई रेलवे लाइनें बिछाना भी है, पुनः विकास करना भी है, फ्लाईओवर भी है और अंडरपास का निर्माण करना भी शामिल है। और 31 मार्च तक तो 1400 कोच पूरे होने की उम्मीद भी बताई गई है और 25-26 में 2000 नए टर्नल कोच का लक्ष्य है और 1000 नए फ्लाईओवर को मंजूरी भी दे दी गई है। डिस्काउंट पर मिल रहा है। रेलवे PSU स्टॉक खरीदना चाहिए या नहीं, तो आप लोगों को पता है पीक से काफी बड़ी गिरावट रेलवे के स्टॉक्स में होती नजर आई। बजाज फाइनेंस का डिविडेंड रिकॉर्ड डेट 30 मई बताई जा रही है, जहां पर 44 रुपए पर शेयर दिखता नजर आएगा। इसके अलावा इन्फोसिस भी 30 मई की रिकॉर्ड डेट के साथ 22 रुपए पर शेयर डिविडेंड देने की। SBI की बात कर लें तो SBI का भी डिविडेंड 30 मई की रिकॉर्ड डेट के साथ मिलता यहाँ पर नजर आएगा। टाटा पावर कंपनी के कल शानदार रिजल्ट्स के बाद कंपनी ने यहाँ पर जो डिविडेंड है वो यहाँ पर रिकॉर्ड डेट 20 जून रखी है, लेकिन यहाँ पर 4 जुलाई को जो 2025 को होने वाली कंपनी की 106वीं वार्षिक आम बैठक है, जो कि AGM शेयर धारकों की मंजूरी के साथ चलती नजर आएगी, अधीन है। तो उसके बाद यहाँ पर पात्रता के लिए वैसे 20 जून रिकॉर्ड दी गई है, लेकिन AGM की जो मीटिंग है टाटा पावर में वो 4 जुलाई को देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये थे कुछ डिविडेंड शेयर्स। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं हम एक बोनस शेयर के बारे में। तो 17.25 के हिसाब से कंपनी जो है बोनस इशू की घोषणा की बात करती पावर कंपनी नजर आई है और रिकॉर्ड डेट भी मिलती नजर आई और एक वर्ष में 1,222% स्टॉक भागता नजर आया। अगर बात करें तो यहाँ पर बोनस इशू की घोषणा की गई है 4,09,078 मतलब 4978.93 करोड़ के पूंजीकरण वाली इस कंपनी ने बोनस इशू की घोषणा की और पहले भी 2024 में 1.4 के अनुपात में बोनस इशू की घोषणा की, जो शेयर धारकों के लिए पहला बोनस इशू था। उजास एनर्जी लिमिटेड की बात हम कर रहे हैं। उजास एनर्जी लिमिटेड की बात कर रहे हैं जो सौर ऊर्जा क्षेत्र में कार्य करती है और IRP स्टेज 1 के कारण स्टॉक में ट्रेडिंग प्रतिबंध है। कंपनी ने 17/25 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की है और एक्सचेंज को जानकारी दी है कि 17/25 में जारी करने पर विचार किया और सिफारिश की और प्रमोटर समूह को छोड़कर शेयर धारकों के लिए प्रत्येक 25 इक्विटी शेयरों के बदले 17 नए बोनस इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे, जो सदस्यों और किसी अन्य लागू वैध नियमों के अधीन होगा। कंपनी के बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट 30 मई 2025 तय की गई है और कंपनी ने शेयर जारी करने के लिए शेयर धारकों की पात्रता निर्धारित करने रिकॉर्ड डेट 30 मई 2025 को ही तय की है, जो फाइलिंग में बताया। बोनस शेयरों के आवंटन की तिथि 2 जून 2025 को होगी।
यानी कि ये बोनस शेयर आवंटन के अगले कार्य दिवस यानी कि मंगलवार 3 जून को व्यापार के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। बाकी देखिए नो डाउट 1, 2, 3 और 5 वर्षों में शेयर में काफी अच्छी तेजी हमें देखने के लिए मिली। अगर हम बात करें बोनस शेयर की तो कंपनी ने तिमाही नतीजों के साथ बोर्ड मीटिंग में लिए गए फैसलों पर भी जानकारी दी है और कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि निवेशकों को बोनस शेयर का तोहफा दिया जाएगा। कंपनी ने निवेशकों के लिए 1 पर 1 बोनस शेयर की बोर्ड की मंजूरी दी है। बात कर रहे हैं अशोका लीलैंड की और साथ में कंपनी का डिविडेंड देखने के लिए भी आता नजर आ रहा है, जो फिलहाल यहाँ पर 1.25 प्रति शेयर यानी कि नवंबर 2024 में और फिलहाल 4.25 रुपये प्रति शेयर मई 2025 को 2 डिविडेंड घोषित किए गए, यानी कि कुल 5.50 का डिविडेंड 1 फेस वैल्यू वाले शेयर पर मिलेगा। तो फिलहाल कंपनी ने अपने नतीजे जारी किए जिसमें बोनस भी देखने के लिए अनाउंस किया गया। रिकॉर्ड डेट अभी डिसाइड प्रॉपर नहीं हुई है, आगे देखी जाएगी। मदरसन का Q4 का मुनाफा आता नजर आया, साथ में डिविडेंड और बोनस शेयर का भी ऐलान होता नजर आया। तो यहाँ पर 0.35 रुपए का फाइनल डिविडेंड मंजूर होता नजर आया है। शेयर बाजार को बताया है कि 0.35 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है। रिकॉर्ड डेट 23 जून 2025 तय की गई है। जिस तारीख इन शेयरों को धारकों के नाम मालिकों के तौर पर रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी का मतलब कि रिकॉर्ड डेट पे स्टॉक होंगे तो वो डिविडेंड पाने के हकदार होंगे, यानी कि 23 जून। डिविडेंड पर 28 अगस्त को होने वाली क्या है कंपनी की सालाना आम बैठक है, जो कि शेयर होल्डर्स की मंजूरी पर निर्भर करता है और मंजूरी मिलने के बाद 30 दिनों के अंदर पेमेंट जो है कर दिया जाएगा, यानी कि 26 सितंबर 2025 को या उससे पहले पेमेंट जो है आता नजर आएगा। इससे पहले भी कंपनी ने शेयर होल्डर्स को 0.50 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड दिया है और बोर्ड ने प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर भी 8500 करोड़ रुपए की राशि के लिए 1 लाख रुपए फेस वैल्यू वाले नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जारी करने की भी मंजूरी दी है और साथ में 29 मई की मीटिंग में कंपनी की 50वीं वर्षगांठ और 25 के अच्छे नतीजों को सेलिब्रेट करते हुए 1.2 रेशो के बोनस शेयर भी जारी करने की मंजूरी मिलती नजर आई है और शेयर होल्डर को उनके पास मौजूदा हर 2 शेयरों पर एक नया शेयर बोनस के तौर पर मिलेगा और बोनस शेयर को 28 जुलाई 2025 तक दे दिया जाएगा। बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेटा का खुलासा अभी नहीं हुआ है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कंपनी ने पहले 10 बार बोनस दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे बोनस शेयर के बारे में। तो पहली बार बोनस इशू करेगी कंपनी, हर शेयर पर मिलेंगे 3 शेयर। नोट कर लें डिविडेंड और रिकॉर्ड डेट। सो निवेशकों की अच्छी खबर आई है। बीएसएमएल लिस्टेड कंपनी एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी शालीभद्र फाइनेंस लिमिटेड ने अपने इतिहास का पहला बोनस शेयर इशू घोषित किया है और कंपनी ने इस कॉर्पोरेट एक्शन के लिए रिकॉर्ड डेट भी तय कर दी है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि बोर्ड प्रत्येक एक पूरी तरह चुकता इक्विटी शेयर पर 3 बोनस इक्विटी शेयर जारी करने की मंजूरी दे चुका है, यानी कि निवेशकों को 3.1 के अनुपात में बोनस शेयर मिलेंगे। कंपनी की रिकॉर्ड डेट 4 जून 2025 की बताई जा रही है, यानी कि जिस दिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर होंगे 4 जून को वही बोनस के हकदार माने जाएंगे और कंपनी की फाइलिंग में कहा गया है। शालीभद्र फाइनेंस लिमिटेड ने 3.1 के अनुपात में बोनस इक्विटी शेयरों के लिए पात्र शेयर धारकों की संख्या निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड डेट वेडनेसडे 4 जून की बात कही है। फाइलिंग में यह भी कहा गया है कि अनुमानित तिथि थर्सडे यानी कि 5 जून को होगी और जिसके तहत 3.1 अनुपात में 10 रुपये प्रति शेयर के 2,31,60,300 पूर्ण चुकता बोनस इक्विटी शेयरों का आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा समझ लें तो बोनस इक्विटी शेयर 6 जून को कार्य के लिए उपलब्ध होते नजर आएंगे और नो डाउट कंपनी ने डिविडेंड की भी घोषणा करी है और यहां पर 0.40 पैसे का डिविडेंड कंपनी यहां पर देती नजर आएगी, जो कि सिफारिश की गई है और डिविडेंड जो आपको पता है शेयर धारकों की मंजूरी के अधीन है। सो एजीएम मीटिंग में यहां पर जो है डिसीजन तब लिया जाएगा। और इसके अलावा अगर बात कर लें तो जो कंपनी के बारे में तो एक छोटी लेकिन मजबूत एनबीएफसी है जो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ग्रामीण अर्ध शहर क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं भी प्रदान करती है। तो टाटा मोटर की बात करें तो 6 रुपये प्रति शेयर पर डिविडेंड मिलता नजर आएगा। डेट 4 जून 2025 की निर्धारित की गई है। इसके अलावा कॉफर्स लिमिटेड की बात करें तो स्प्लिट होता नजर आएगा। एक 1.2 का स्प्लिट स्टॉक में होता नजर आएगा। 4 जून से शेयर विभाजित में प्रभावी होगा और तरलता से वृद्धि होने की उम्मीद है, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। सो स्प्लिट की योजना यहां पर बनती नजर आ रही है। वहीं पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने 6 जून को एक्स डेट के साथ 8.35 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड मिलता नजर आएगा। टीसीएस भी 4 जून को 30 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड देता नजर आएगा। बोनस इशू और बायबैक की बात करें तो शालीभद्र फाइनेंस 4 जून को 3.1 बोनस इशू पेश करेगी। शेयर धारकों को प्रत्येक शेयर के 3 शेयर मिलेंगे। शिलचर टेक्नोलॉजी की बात करें तो 6 जून डेट है और 1.2 अनुपात में बोनस शेयर जारी करेगा, यानी एक के बदले 2 शेयर मिलते नजर आएंगे। कॉफर्स जैसे कि मैंने पहले भी बात की स्टॉक स्प्लिट की 1.2 की रेशो से यहां पर स्टॉक स्प्लिट होता नजर आएगा, जो कि अनाउंसमेंट हुई थी मार्च में और जून 4 इसकी रिकॉर्ड डेट है।